गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो विदाई संभाषण का सेकंड पार्ट, पहले पार्ट में मैंने बता ही दिया था, बाल मुकुंद गुप्त के द्वारा लिखा हुआ है, व्यंग्य रचना है जो कि शिव शंभू के चिट्टे से लिया गया है हमारे सिलेबस में। अब वहाँ से आगे देखिए, विचारिए तो क्या शान आपकी इस देश में थी और अब क्या हो गई, कितने ऊंचे होकर आप कितने नीचे गिरे। अलिफ लैला के अलादीन ने चिराग रगड़कर और अबुल हसन ने बगदाद के खलीफा की गद्दी पर आंख खोलकर वह शान न देखी जो दिल्ली दरबार में आपने देखी। आपकी और आपकी लेडी की कुर्सी सोने की थी और आपके प्रभु महाराज के छोटे भाई और उनकी पत्नी की चांदी की। आप दाहिने थे वह बाएं, आप प्रथम थे वह दूसरे। इस देश के सब रईसों ने आपको सलाम पहले किया और बादशाह के भाई को पीछे। जुलूस में आपका हाथी सबसे आगे और सबसे ऊंचा था। होदा, चंवर, छत्र आदि सभी बढ़ चढ़ कर थे, यानी बड़े बड़े थे। सारांश यह है कि ईश्वर और महाराज एडवर्ड के बाद इस देश में आप ही का एक दर्जा था, किंतु अब देखते हैं कि जंगी लाट के मुकाबले में आपने पटकनी खाई है और आप सिर के बल नीचे आ रहे। आपको स्वदेश में वही ऊंचे माने गए। आपको साफ साफ नीचे देखना पड़ा। पद त्याग की धमकी से भी आप ऊंचे नहीं हो और पद त्याग की धमकी से भी ऊंचे नहीं हो सके। आप बहुत ही धीर गंभीर प्रसिद्ध थे। उस सारी धीरता गंभीरता का आपने इस बार काउंसिल में बेकानूनी कानून पास करते और कन्वोकेशन वक्रता देते समय दिवाला निकाल दिया। काउंसिल का बताया था तुम लोगों को, पहले मैंने परिषद को बोलते हैं, और परिषद में जो लॉर्ड कर्जन ने अपनी मनमानी की थी उसमें ये दिवाला तो इस देश में हुआ, उधर विलायत में आपके बार बार इस्तीफा देने की धमकी ने प्रकाश कर दिया कि जड़ हिल गई है। अंत में वहाँ भी आपको दिवालिया होना पड़ा और धीरता गंभीरता के साथ दृढ़ता को भी तिलांजलि देनी पड़ी। इस देश के हाकिम आपकी ताल पर नाचते थे। राजा महाराजा डोरी हिलाने से सामने हाथ बांधे हाजिर होते थे। आपके एक इशारे में प्रलय होती थी। कितने राजाओं को मट्टी के खिलौने की भांति आपने तोड़ फोड़ डाला। कितने मट्टी काट के खिलौने आपकी कृपा के जादू से बड़े बड़े पदाधिकारी बन गए। आपके इस इशारे से देश की शिक्षा पायमाल हो गई। पायमाल का मतलब यानी जो है उसकी शिक्षा का, तो यानी कहने का तात्पर्य ये था कि उन्होंने जो है बड़े बड़े इनकी कृपा से बड़े बड़े पदाधिकारी बन गए। आपके इस इशारे में देश की शिक्षा पायमाल हो गई, यानी जो है पूरी तरह से बर्बाद हो गई। स्वाधीनता उठ गई। बंग देश के सिर पर आहरा रखा गया, यानी बंगाल विभाजन। पहले बताया था 1905 में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया था, बंगाल को 2 भागों में बांट दिया था। आहा, इतने बड़े माइलॉर्ड का ये दर्जा हुआ कि फौजी अफसर उनके इच्छित पद पर नियत न हो सका, यानी लगाया नहीं जा सका, और उनको उसी गुस्से के मारे इस्तीफा दाखिल करना पड़ा। वह भी मंजूर हो गया। उनका रखाया एक आदमी नौकर न रखा, उल्टा उन्हीं को निकल जाने का हुक्म मिला। यानी कहने का तात्पर्य था कि इस प्रकार जो है उनके साथ ये हालत हुई, लॉर्ड कर्जन जो वायसराय थे उनके साथ। उसके आगे देखिए, अब जिस प्रकार आपका बहुत ऊंचे चढ़कर गिरना यहाँ के निवासियों को दुखित कर रहा है, गिरकर पड़ा रहना उससे भी अधिक दुखित करता है। आपका पद छूट गया, तथापि आपका पीछा नहीं छूटा है। एक अदना क्लर्क जिसे नौकरी छोड़ने के लिए 1 महीने का नोटिस मिल गया हो, नोटिस की अवधि को बड़ी गणना से काटता है। आपको इस समय अपने पद पर रहना कहाँ तक पसंद है ये आप ही जानते होंगे। आपकी दशा पर आपको कैसी गणना आती है, इस बात के जान लेने का इन देशवासियों को अवसर नहीं मिला। पर पतन के पीछे इतनी उलझन में पड़ते उन्होंने किसी को नहीं देखा। माय लॉर्ड, एक बार अपने कामों की ओर ध्यान दीजिए, ठीक है? आप किस काम से आए थे और क्या कर चले? शासक जो प्रजा के प्रति कुछ तो कर्तव्य होता है राजा का, ये बात आप निश्चित मानते होंगे। सो कृपा करके बतलाइए कि आपका क्या कर्तव्य आप इस देश की प्रजा के साथ पालन कर चले। क्या आंख बंद करके मनमाने हुक्म चलाना और किसी की कुछ न सुनने का नाम ही शासन है?
क्या प्रजा की बात पर कभी कान न देना और उसको दबाकर उसकी मर्जी के विरुद्ध जिद से सब काम किए चले जाना ही शासन कहलाता है? एक काम तो ऐसा बतलाइए जिसमें आपने जिद छोड़कर प्रजा की बात पर ध्यान दिया हो। केसर और जार भी घेरने गोटने से प्रजा की बात सुन लेते हैं, पर आप एक मौका तो बताइए जिसमें किसी अनुरोध या प्रार्थना सुनने के लिए प्रजा के लोगों को आपने अपने निकट फटकने दिया हो और उनकी बात सुनी हो। नादिर शाह ने जब दिल्ली में कत्लेआम किया तो आसिफ जाह के तलवार गले में डालकर, ये आगे आएगा, इससे पहले देख लो। केसर रोमन तानाशाह था, जूलियस सीजर के नाम से बना शब्द जो तानाशाह जर्मन शासकों के लिए प्रयोग होता था। जार ये भी जूलियस सीजर से बना शब्द है जो विशेष रूप से रूस के तानाशाह शासकों के लिए प्रयुक्त होता था। इस शब्द का पहली बार बुल्गारियाई शासक 1913 ईस्वी में इसके लिए प्रयोग हुआ था। नादिर शाह ये 1737 से 1747 तक ईरान के शाह रहे। अपने तानाशाही स्वरूप के कारण नेपोलियन ऑफ पर्शिया के नाम से भी जाने जाते थे। पानीपत के तीसरे युद्ध में अहमद शाह अब्दाली को नादिर शाह ने आक्रमण के लिए यहाँ पर भारत में भेजा। तो इन तीनों का यहाँ पे वर्णन आया है, ठीक है। तो आगे देखिए, दिल्ली में जब कत्लेआम हुआ तो आसिफ शाह के तलवार गले में डालकर प्रार्थना करने पर उसने कत्लेआम उसी दम रोक दिया, पर 8 करोड़ प्रजा के गिड़गिड़ाकर विच्छेद न करने की प्रार्थना पर आपने जरा भी ध्यान नहीं दिया। इस समय आपकी शासन अवधि पूरी हो गई है, तथापि भंग विच्छेद किए बिना घर जाना आपको पसंद नहीं है। नादिर से भी बढ़कर आपकी जिद है। क्या समझते हैं कि आपकी जिद से प्रजा के जी में दुख नहीं होता? आप विचारिए तो, एक आदमी को आपके कहने पर पद न देने से आप नौकरी छोड़ जाते हैं। इस देश की प्रजा को भी यदि कहीं जाने की जगह होती तो क्या वो नाराज़ होती? देखिए, ये आपको लॉर्ड कर्जन का वायसराय का चित्र यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये लॉर्ड कर्जन था जो हमारे यहाँ वायसराय रहा था, ठीक है। उसके बाद में तो अगर प्रजा नाराज़ होती तो इस देश को छोड़ न जाती। यहाँ की प्रजा ने आपकी जिद का फल देख लिया। उसने देख लिया कि आप जिस जिद से इस देश की प्रजा को आपने दंडित किया, पीड़ित किया, आपने भी उससे कम पीड़ा न दी। यहाँ की आप स्वयं उसका शिकार हुए। यहाँ की प्रजा वह प्रजा है जो अपने दुख और कष्टों की अपेक्षा परिणाम का अधिक ध्यान रखती है। वह जानती है कि संसार में सब चीज़ों का अंत है, दुख का समय भी एक दिन निकल जाएगा, ठीक है। इसी से सब दुखों को झेलकर, पराधीनता सहकर भी वह जीती है। माय लॉर्ड, इस कृतज्ञता की भूमि की महिमा आपने कुछ नहीं समझी और यहाँ की दीन प्रजा यानी गरीब प्रजा की श्रद्धा भक्ति अपने साथ ले जा सके। इसका बड़ा दुख है कि यहाँ की प्रजा ने आपको बिल्कुल भी नहीं माना, क्योंकि आपने प्रजा के साथ किया ही ऐसा है। इस देश के शिक्षितों को तो देखने की आपकी आंखों को ताब नहीं, फुर्सत नहीं। अनपढ़ गूंगी प्रजा का नाम कभी कभी आपके मुंह से निकल जाया करता है। उसी अनपढ़ प्रजा में नर सुल्तान नाम के एक राजकुमार का गीत गाया जाता है। एक बार अपनी विपद कहते हैं भाई विपदा को, एक बार नरवरगढ़ का जो सुल्तान जो राजकुमार था उस पर विपदा पड़ी, उसके बारे में उन्होंने जिक्र किया है। उस विपदा में कि कई साल सुल्तान ने नरवरगढ़ नाम के एक स्थान में काटे थे। वहाँ चौकीदारी से लेकर उसे एक ऊंचे पद तक काम करना पड़ा था। जिस दिन घोड़े पर सवार होकर वह उस नगर से विदा हुआ तो नगर द्वार से बाहर आकर उस नगर को जिस रीति से उसने अभिवादन किया वह सुनिए। वो स्टोरी बता रहे हैं कि एक दिन भी अपनी सेवा में चूक की हो कि हे भाई नरवरगढ़, यदि मैंने जानबूझकर, हाँ जिस, तो सुनिए यहाँ से ऊपर से वापस देखिए एक बार। उसने आंखों में आंसू भरकर कहा नरवरगढ़ कि प्यारे नरवरगढ़, मेरा प्रणाम ले। आज मैं तुझसे जुदा होता हूँ, यानी तुझसे अलग होता हूँ। तू मेरा अन्नदाता है। अपनी विपद यानी संकट के दिन मैंने तुझ में काटे हैं। मेरे ऋण का बदला यानी तेरे ऋण का बदला मैं गरीब सिपाही नहीं दे सकता। भाई नरवरगढ़, यदि मैंने जानबूझकर एक दिन भी अपनी सेवा में चूक की हो, यहाँ की प्रजा की शुभ चिंता न की हो,
यहाँ की स्त्रियों को माता और बहन की दृष्टि से न देखा हो तो मेरा परिणाम न ले, नहीं तो प्रसन्न होकर एक बार मेरा परिणाम ले और मुझे जाने की आज्ञा दे। हाँ, ये हमारे यहाँ के ऐसे राजकुमार थे जिन्होंने संकट के समय नरवरगढ़ में अपने दिन काटे थे। तो उस भूमि को उन्होंने प्रणाम किया और बोला कि मैं इस मातृभूमि को उतना ही प्रेम करता हूँ जितना मैं अपने राज्य को करता हूँ। माय लॉर्ड, जिस प्रजा में ऐसे राजकुमार का गीत गाया जाता है, देखिए यहाँ से दिख रहा है, माय लॉर्ड, जिस प्रजा में ऐसे राजकुमार का गीत गाया जाता है उसके देश से क्या आप भी चलते चलते कुछ संभाषण करेंगे, यानी कुछ कह के जाएंगे यहाँ की प्रजा के लिए? क्या आप कह सकेंगे कि अभागे भारत, मैंने तुझसे सब प्रकार का लाभ उठाया और तेरी बदौलत वह शान देखी जो इस जीवन में असंभव है। तूने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा, पर मैंने तेरे बिगाड़ने पे कुछ कमी नहीं की। संसार के सबसे पुराने देश, जब तक मेरे हाथ में शक्ति थी, तेरी भलाई की इच्छा मेरे जीव में बिल्कुल नहीं थी, मेरे मन में बिल्कुल नहीं थी। अब कुछ शक्ति नहीं है जो तेरे लिए कुछ कर सकूं, पर आशीर्वाद करता हूं कि तू फिर उठे और अपने प्राचीन गौरव और यश को फिर से लाभ करे। मेरे बाद आने वाले तेरे गौरव को समझे। आप कर सकते हैं और ये देश आपकी पिछली सब बातें भूल सकता, पर इतनी उदारता माय लॉर्ड में कहाँ, इतनी उदारता आप में कहाँ है कि जाते जाते आपने इस देश में इतनी शान शौकत दिखी, अपनी समृद्धि बनाई, पैसा बनाया, सब कुछ इस देश से लिया, बदले में इस देश को आपने क्या दिया? कुछ नहीं दिया। आप तो इसको पूरा बर्बाद करके यहाँ से जाना चाहते थे, वही हुआ। और जाते समय भी आपने अपनी गलतियाँ स्वीकार नहीं की। ठीक है, तो ये हमारा पाठ था विदाई संभाषण, बाल मुकुंद गुप्त का लिखा हुआ। ठीक है, और लार्ड कर्जन पे इन्होंने जो व्यंग्य कसा है, करारा मतलब तमाचा मारा है। इस व्यंग्य के माध्यम से जब कभी अगर लार्ड कर्जन को जो है ये अंश या ये व्यंग्य पढ़ने को मिला हुआ हो या मिला होगा या उन्होंने पढ़ा होगा, तो उनको एक बार के लिए ज़रूर फील हुआ होगा, ये महसूस आत्मग्लानि हुई होगी कि हाँ, वास्तव में मैंने भारत के साथ जो किया है वो गलत किया है। लेकिन आगे कौन जाने, यहाँ से जाने के बाद में उनके साथ वहाँ क्या हुआ। इतनी उदारता नहीं थी उनमें कि जाते समय वे भी इस दुखी प्रजा को, दुखी भारत को वो नमन कर सके, उसको प्रणाम कर सके। तो ये पाठ था हमारा लार्ड कर्जन पे लिखा हुआ। और अब अभ्यास प्रश्नों की मैं बात कर लेता हूँ जो आपको करने हैं। पहला क्वेश्चन पाठ के साथ शिव शंभू की 2 कहानी, गायों की कहानी थी। इसके माध्यम से लेखक क्या कहना चाहता है कि लेखक ये कहना चाहता है कि भारत के तो पशु पक्षी भी इतना प्रेम करते हैं कि बिछड़ने पर वो भी रोने लग जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। यानी हमारे यहाँ लाइन आई थी, बिछड़न का जो दृश्य होता है वो हमारे यहाँ पे बहुत करुणा उत्पादक होता है, करुणता पैदा करने वाला होता है, एक वेदना मन में आ जाती है। इसके बारे में दूसरा क्वेश्चन था 8 करोड़ प्रजा के गिड़गिड़ाकर विच्छेद यानी बंगाल भंग न करने की प्रार्थना पर भी आपने जरा भी ध्यान नहीं दिया। तो ये किस ऐतिहासिक घटना को ओर इंगित करता है, किस ऐतिहासिक घटना की ओर संकेत किया गया? ठीक है, तो ये बात मैंने बताई थी। 1905 में लॉर्ड कर्जन यहाँ के वायसराय थे, तब उन्होंने बंगाल का विभाजन किया था। तो बंगाल को 2 टुकड़ों में, 2 भागों में बांट दिया था। यानी उनका तात्पर्य ये था कि ये देश जो है धीरे धीरे कई टुकड़ों में विभाजित हो जाए। और ये उस समय तक अगर वायसराय रहते, बाद तक अगर वायसराय रहते, तो ये शायद जाते जाते भारत को और यहाँ के राज्यों को कई टुकड़ों में बांट कर जाते। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन, कर्जन को इस्तीफा क्यों देना पड़ा, ये भी आपको करना है। चौथा भी आपको करना है। और 5वां, तीसरी शक्ति किसे कहा गया है, ये भी आपको कॉपी में करना है। अगर कोई ऐसी तीसरी शक्ति है जो पीछे से काम कर रही है, दिखाई नहीं दे रही है। ठीक है, इसके बाद में पाठ के आसपास आ जाइए। पाठ का अंश शिव शंभू के चिट्टे बताया था मैंने, लिया गया है। तो शिव शंभू नाम की चर्चा पाठ में हुई भी है। ये नाम का उपयोग क्यों किया होगा ये हमें सोचकर बताना है, कॉमन सेंस से। कि जब उन्होंने शिव शंभू के चिट्टे लिखा तो इस पाठ में भी उन्होंने एक जगह नाम लिया था, आपको याद होगा कि शिव शंभू के 2 गायें थी। ठीक है, तो क्यों किया होगा ये बताना है। नादिर से बढ़कर आपकी जिद है, इसके संदर्भ में आपको ये बात सही लगती है या गलत लगती है, पक्ष और विपक्ष में आपको तर्क देने हैं। ठीक है, उसके बाद में आइए तीसरा क्वेश्चन, क्या आंख बंद करके मनमानी हुक्म चलाना और किसी की न सुनने का नाम ही शासन है? इन पंक्तियों को ध्यान में रखते हुए हमें ये बताना कि एक सही शासन
एक सच्चा शासन क्या है, एक राजा के, या हम बात करें अब जैसे हम राजतंत्र खत्म है, लोकतंत्र है, तो लोकतंत्र में भी नेताओं के, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और हमारा प्रशासन तंत्र है, उनके जनता के प्रति क्या कर्तव्य होने चाहिए, क्या कर्तव्य होते हैं कि प्रजा उनको जो है वोट देकर जिताती है, इतने ऊंचे ओहदे पर, ऊंचे पद पे बिठाती है, तो उनका क्या कर्तव्य होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद में चौथा छोड़ लीजिए, आप कक्षा में चर्चा कीजिए। ठीक है, तो आप मन में चर्चा कर लीजिए। गौर करने की बात है, आपका जाना भी परंपराई चाल से अलग नहीं है, तथापि आपके शासन का नाटक घोर दुकांत है। बताई थी 2 प्रकार के होते हैं, सुकांत और दुकांत। नाटक का जो क्लाइमेक्स होता है अंतिम, उसमें वो नाटक कैसा होता है, सुकांत या दुकांत। ठीक है, तो ये गौर करने की बात है, ये आपको कॉपी में नहीं करनी है, दोनों कै और खे। भाषा की बात में आते हैं, वे दिन रात यही मानते थे कि जल्द श्रीमान यहाँ से पधारे। सामान्य तौर पर आने के लिए पधारे शब्द का इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पधारे शब्द का क्या अर्थ होता है, पधारे यहाँ पे वैसे तो व्यंग्य किया है, लेकिन अगर हम भारतीय संस्कृति की बात करें तो पधारना शब्द जो है सम्मान का शब्द होता है। हम कोई मेहमान भी आते हैं तो हम ये कहते हैं पधारिए, बिराजिए, ठीक है, खाना जीमिए। तो ये शब्द जो है सम्मानजनक, सम्मान सूचक शब्द होते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे लॉर्ड कर्जन के लिए पधारे शब्द का इस्तेमाल करके उन्होंने अपनी व्यंग्य बाणों से उनको इस तरीके से जो है उनके बारे में बात की है। उसके बाद में पाठ में कुछ वाक्य नीचे दिए हैं जिनमें भाषा का विशिष्ट प्रयोग हुआ है, उन्हें सामान्य हिंदी में लिखिए। भाषा का विशिष्ट प्रयोग जो भी हुआ है वो आपको सामान्य हिंदी में आपको लिखने हैं, यानी सामान्य भाषा में। भारतेंदु युगिन के आगे आइए, आगे इसमें कै ख गै घ 4 है। आगे भी देश में जो प्रधान शासक आए, अंत में उनको जाना पड़ा। आप किसको आए थे और क्या कर चले, ठीक है, उनका रखा है, एक आदमी नौकर न रखा। यानी इन भाषा को जो हमें सीधी सीधी सिंपल भाषा में लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये भी आप कॉपी में कर सकते हैं, कह रहा हूँ। अगर आपको आसानी से समझ में आ जाए तो ठीक है, और नहीं तो फिर आप इनको सामान्य भाषा में, जैसे एक में बता देता हूँ। आगे भी इस देश में जो प्रधान शासक आए, अंत को उनको जाना पड़ा, तो यहाँ पे हो जाएगा। इसके बाद में देश में जितने भी शासक हुए, आखिर में या अंत में उनको जाना ही पड़ा, अर्थात शासन छोड़ना ही पड़ा। अब वो शासन किस वजह से छोड़े, कोई व्यक्ति अच्छा शासक था तो उसका जब मृत्यु हो गई हो, या वो वृद्ध हो गया, वो बूढ़ा हो गया, तो ऐसे छोड़ना पड़ा होगा, या किसी को जो है जनता के आक्रोश का शिकार होना पड़ा, इस जनता ने बगावत कर दी तब भी छोड़ना पड़ा। तो किसी न किसी को, हर किसी ने प्रकार से अंत में शासन छोड़ना ही पड़ा था। ठीक है, इस प्रकार ये आपको करने हैं। अब शब्द छवि जो है ये आप छोड़ दीजिए, एक बार आप पढ़ लेना, रीडिंग मार लेना इनकी। चिरस्थायी, हमेशा रहने वाला, टिकाऊ वगैरह। ये दुकांत जिसका अंत दुखद हो, सुकांत जिसका अंत सुखद हो। ठीक है, ये आप पढ़ सकते हैं इनको, है ना। इनको भी आपको कॉपी में नहीं करने हैं बिल्कुल भी। ठीक है, अब ये हुई हमारी बात, पाठ आपको समझ में आया होगा। शिव शंभू के चिट्टे से लिया गया विदाई संभाषण, बाल मुकुंद गुप्त द्वारा लिखा हुआ, जो हमारे प्रसिद्ध हिंदी साहित्य के लेखक हुए हैं बाल मुकुंद जी, उनके माध्यम से लिखा हुआ। और ये पाठ आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन आंसर है वो आपको कॉपी में करने हैं, और किस प्रकार करने हैं हर वीडियो में मैं बता ही रहा हूँ, वही प्रकार करने हैं। जो क्वेश्चन आंसर आपको इम्पोर्टेंट, महत्वपूर्ण बता दिए हैं, उन क्वेश्चंस को आप कर लीजिए। जो कम इम्पोर्टेंट है या जो महत्वपूर्ण नहीं है, केवल समझने लायक है, तो उनको आप कॉपी में ना करें। ओके गाइस, धन्यवाद। और वीडियो को पूरा देखे, भाषा समझ में आई होगी, और ईयरफोन लगा के अगर देखें आप तो ज़्यादा सही रहेगा, आवाज़ आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। ठीक है, ओके।